जब से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आपने इशू की है, सब हमारे मुल्क को और हमारे हमसाया ममालिक सबको पता चल चुका है कि हमारा फोकस सभी इकोनॉमी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। इमरान खान चीन के दौरे पर जा रहे हैं। 2 फरवरी को जाएंगे, 3 रोज़ा दौरा होगा और ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। कोविड की वजह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आ सके और बहुत सारे ऐसे मामलात जो इन 2 सालों के अंदर हुए। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की, लेकिन बार बार सवाल उठता रहा है, सी पैक स्लो हो गया, सी पैक का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा कब होगा। और ख़ास तौर पे इंडिया ने इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया है। ये तमाम प्रोपेगेंडा, ये सारी जो साजिशें थी इंडिया की, एक बार फिर ज़ाया होने वाली हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान बहुत तैयारी से अब चीन में बहुत सारे मुआहदात करने जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात है चीन के प्रेसिडेंट से और चीन के वज़ीर आज़म से। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन तारीख़ क्या है और उस तारीख़ में जो पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात रहे हैं वो किस सतह के रहे हैं, मिलिट्री सिविल ताल्लुकात किस तरह के रहे हैं, हमें अब आगे बढ़ना किस तरह से है। पाकिस्तान के अंदर जो ताजिर बिरादरी है, जो सनतकार हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वो मरहला कब शुरू होगा जब हम सी पैक के समरात हासिल कर सकेंगे और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी आवाम को इसके समरात कब मिलेंगे। ये मोटे मोटे 3, 4, 5 सवालात हैं। इमरान खान साहब बहुत सारी गुफ्तगू करते रहे इस हवाले से और चाइनी क़यादत भी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें करती रही है। मैं ज़रा सा बैकग्राउंड के साथ साथ और मौजूदा सूरत हाल और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त स्काई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, जब हम किसी मुल्क को दोस्त के तौर पर सोचते हैं एज अ पाकिस्तानी, तो सबसे पहले हमारा जहन में जो नाम आता है वो चीन का आता है और हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती है पाकिस्तान चीन की। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स में आते हैं, जब हम माशी तौर पर फंस जाते हैं, किसी और मामले में फंस जाते हैं, तो हम चीन के अलावा भी बहुत सारे ममालिक को देखना शुरू करते हैं। ये मामला तारीख़, जंगी हालात हों, मईशत के हालात हों, मुस्तकबिल के हालात हों, चीन और पाकिस्तान इस तरह से रहते हैं, एक जिस्म दो जान वाली सूरत हाल है। आप बताइए कि किस तरह आप देख रहे हैं इस वज़ीर आज़म के इस दौरे को, किस तरह आप देख रहे हैं, क्या आपको नज़र आता है क्या हासिल कर पाएगा पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान से क्या हासिल करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नुक्ता निगाह से 3 इशू बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे फोकस रहेगा। जी सर। उनमें एक तो अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वहां पे शराइत रखी हुई हैं कि इंसान के सभी काम रहता है जी। तो मेरा ख्याल है कि इस पे बातचीत होगी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किस तरह काम किया जाए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हमारी बने। जी। इसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होगा और फिर इसकी सिक्योरिटी है सी पैक की, उस पर बातचीत आएगी। सी पैक जो है वो अगर चाइना सिर्फ इस्तेमाल करता है तो फिर ये चाइना के लिए रहेगा, हमें उसका फायदा तो होगा लेकिन उतना नहीं जितना कि इसकी फुल पोटेंशियल से हम लेना चाहते हैं। और वो तभी होगा जब अफगानिस्तान स्टेबल होगा और सेंट्रल एशिया जो है उसको एक्सेस मिलेगी यहाँ पे। लिहाजा इसमें भी सी पैक में भी अफगानिस्तान का मामला, उसकी स्टेबिलिटी का मसला डिस्कस हो। तीसरी चीज है पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसमें सबसे अहम चीज है आपके कर्जे। ठीक है। कर्जों का बोझ, जिस तरह का कर्जों का बोझ आपके ऊपर आ चुका है और दूसरी तरफ जिस तरह आप IMF के चक्कर में फंस चुके हैं, इसमें रिलीफ लेके देना चाइना का एक, आप कह लीजिए कि उसके लिए मुमकिन भी है। कई ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। पाकिस्तान का कर्जा अगर 115-120 अरब डॉलर का है तो उसमें अगर चाइना को मेजर पोर्शन लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी भी बात हो सकती है जिससे कि आपके ऊपर IMF का प्रेशर कम हो। इन सारी चीजों के साथ साथ हमें चाइना के साथ ये भी बात करनी है और मेरा ख्याल है कि चाइना को इस पर एतराज नहीं होगा कि जहां तक सी पैक का ताल्लुक है, इसमें मगरबी दुनिया को लाने की कोशिश करें। उनको बेशक हमें बहुत बड़े इंसेंटिव देने पड़े
क्योंकि जो सीरिया की सिक्योरिटी है उसका मसला इसी वजह से बना हुआ है कि मगरबी दुनिया ये समझती है कि ये सिर्फ चाइना के लिए पाकिस्तान ने एक रास्ता खोल दिया है। सही। अगर वहां पे इटली और एक दो मुल्क और इन्वेस्टमेंट कुछ कर देते हैं तो इसकी परसेप्शन में तब्दीली लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, और फिर जो कुव्वतें इसके खिलाफ काम कर रही हैं उनको चेक करना भी निस्बतन आसान होगा। तो इस वजह से मेरा अपना अंदाजा है कि ये 3 एस्पेक्ट हैं बुनियादी जिन पे बातचीत होगी। अमजद साहब, अब ये 3-4 चीज़ों पे बात होगी, आपने बहुत तफसील से बताया। हम असल में पाकिस्तान काफ़ी वक्त से बजाय शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने पर हम ट्रबल शूटिंग में लगे हुए हैं। हम मईशत के मामले में ट्रबल शूटिंग में लगे हुए हैं, यहाँ से कर्जा पकड़ते हैं, वहाँ से किस्त देते हैं। हमारे हालात जो हैं वो एक इत्तेदाल के साथ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अंदर नहीं जा रहे किसी भी तरीके से। ये सी पे एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी हमें कि हम शायद इसके ज़रिए हमें समरात मिलेंगे, हमारी इकॉनमी खड़ी हो जाएगी, रोज़गार के मौके मिलेंगे, हमारी डिफेंस लाइन बड़ी मजबूत हो जाएगी, दुनिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अभी जो आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान का जिक्र किया, जब तक वहाँ पर अमन नहीं होगा हम इसको मुकम्मल तौर पर कर नहीं सकेंगे। हिंदुस्तान इससे मुतालिक साजिशें करता रहता है। आपके ख्याल में किन चीजों पर रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू करनी है वजीर आजम ने, यानी कि हमें फल मिलना शुरू हो, ऐसा ना हो दौरा हो जाए, डायलॉग हो जाए, वो भी बात 4 कर दें, हम भी 6 बातें कर दें, बड़े अच्छे मूड में हम भी चले जाएं, वो भी अच्छे मूड में रहें, और अमली तौर पर हमारे हाथ में कुछ ना है। अमली तौर पर क्या बुनियादी तौर पर इकोनॉमी की बात करें, कर्जे का एक मसला है, हमें जकड़ दिया है IMF ने, और उस वजह से बहुत पैसे हमारे आवाम के ऊपर, लिहाजा को कम करना। और दूसरा, जब तक आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं, आपकी आमदन नहीं होगी, और अगर आमदन नहीं है तो आप आइंदा खर्चे भी उतार नहीं सकेंगे। इस वजह से चाइना से हेल्प यही लेनी है कि जिस तरह वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके वो आइटम जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसकी इंडस्ट्री यहाँ लगाई जाए ताकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि ये फोकस हमारा बिल्कुल इससे, ये प्राइमरी चीज है जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी है, पाकिस्तान डिस्कस करेगा। अच्छा जनरल साहब, मेरे साथ इस वक्त अमीन नाथानी साहब मौजूद हैं, कई से चाइना में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, चाइना की पल्स को जानते हैं, किस तरह तेजी से चाइना ने बिजनेस के मैदान में तेजी से आगे बढ़े हैं। अमीन नाथानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा इमरान खान साहब का एक शॉट सुने जो उन्होंने कल चाइनीज मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि किन चीजों पे वो फोकस करना चाहते हैं। इमरान खान का शॉट सुने, फिर अमीन नाथानी साहब सवाल करते हैं। Phase of CPEC was basically connectivity and power generation. Now the CPEC has moved into the next stages where it's about relocation of industry. We want to develop our industrial zones, our special economic zones. Then we want, especially in agriculture, we want help there to improve our productivity. Because in China, the productivity is much higher in agriculture and livestock yields compared to Pakistan. So we want help there too. And then China has grown these drought-resistant cotton varieties, which we have large tracts of lands in Pakistan where this variety of cotton can be grown. So that's where we're going to get help from China. But also it's in technology, information technology. That's another area where which is basically the future, is the technological revolution in the world is the future. And China has made great strides in that. And so we also want to get help from China in that field. अमीन नाथानी साहब, आपको क्या नजर आता है? इमरान खान साहब ने तो 6-7 चीजों के ऊपर फोकस बता दिया, पाकिस्तान में और चाइना में उन्होंने किया। हमारे पास कंस्ट्रक्शन बात कर रहे हैं, अब जाके वो लग रहा है कि अब चीजें कुछ उस तरफ हो रही है, हिलजुल हो रही है। SEZ है जो इस वक्त एक्टिवेट है, इसके अलावा हमें कहीं भी जो है ना बहुत तेज नहीं हो रहा। फैसलाबाद में कुछ काम हो रहा है हमारा। अच्छा ये बताएं अमीन साहब ये बताइए, हम अगर 3-4 मोटे रिजल्ट्स लेना चाहें, यानी कि बहुत अहम चीज़ों पे फैसला चाहें कि हुकूमत पाकिस्तान और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ ये हो जाए इस दौरे में, जो 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, 3 फरवरी से शुरू हो रहा है, आपके ख्याल में क्या चीज़ें पाकिस्तान को फौरी तौर पर
जो है हासिल कर लेनी चाहिए इस दौरे से? क्या करना चाहिए? हमारी फूड की जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारा मीट है, हमारे फ्रूट्स हैं, हाँ, फ्रूट्स उसके लिए हमें करंट इसके बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो ना हमें वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक तो है। मेरे ख्याल में इस पे बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है और हम इस काम को किया जा सकता है हमारे। ठीक है। तो मेरे ख्याल है हम इस पे काम करें और फौरी तौर पे जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसकी वैल्यू एडिशन पे जो है हमें काम करना चाहिए फौरन। अच्छा, अब एक और चीज बताइएगा, हम अगर मिड टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देखें चाइना के साथ और सी पैक की तरफ देखें, तो आपके आम आदमी को, आम जो पाकिस्तानी है और आम बिजनेसमैन है, आम सनतकार है, इनको समारात कब मिलेंगे? लोगों को सी पैक में कब आपके ख्याल में जॉब्स मिलना शुरू होंगी? सनतें कब लगना शुरू होंगी? ये आपके जहन में जो आपको बार बार बताते रहे, आप चाइना में पाकिस्तानीज बताते रहे, चाइनीज गवर्नमेंट बताती रही है, ये चीजें हमारे यहाँ डिलीवर कब होंगी? जी, बहुत स्लो प्रोसेस, लेकिन एक बड़ी वजह कोविड भी बना है इसकी, नो डाउट कि पिछले 2 प्रोसेस बहुत स्लो हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त कोविड की तरफ भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 2-3 माह में हम कम से कम इस पोजीशन में होंगे जहाँ हमारे रास्ते खुलेंगे और लोगों का आना जाना हमारे साथ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हम अब तेजी से काम करेंगे इस पे। और हम उम्मीद है कि इसके कई सम्राट जो सी पैक के अभी तक जो हमने नहीं उठाए वो हमें इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन अथानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है और यकीनन पाकिस्तान को इसके सम्राट मिलेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में धरने जारी हैं, एक धरना खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है। पुलिस की लाठीचार्ज भी हमने देख लिया, आंसू गैस भी चलते हुए देख लिए। ये 4-5 पार्टियां एक पार्टी की जिसकी हुकूमत है सिंध में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके खिलाफ मुजाहरे कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कल मुजाहरा था, आज PSP का मुजाहरा है। 28-29 दिन तक जमात इस्लामी का मुजाहरा रहा है। उन्होंने एक मुआहिदा किया है जिसके बाद उन्होंने धरना ख़त्म किया है। आज हमने असद उमर साहब को सुना है, उन्होंने कहा है कि हम आ रहे हैं और मामला सिर्फ एक ही है, लोकल गवर्नमेंट का जो तरमीमी एक्ट है उसके खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद जुतई साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद जुतई साहब, ये सारे मुजाहरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस, मैनेजमेंट और उनके जो बिल लेकर आए उसके खिलाफ हो रहे हैं। कल हम गुफ्तगू कर रहे थे, कंवर दिलशाद साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी रहे, उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि सिंध में गवर्नर राज लग सकता है। ये हो क्या रहा है? ये सारी पार्टियां एक के बाद एक धरने दे रही हैं, मुजाहरे कर रही हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ एक मुआहिदा कर लिया है। आपके ख्याल में मामला है क्या पीछे? जी फैसल साहब, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को जमात के अलावा MQM से भी, PSP को भी और मुहाजिर कौमी मूवमेंट इनको भी एतमाद में लेकर ये मुआहिदा करना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि हम जिस कानून में वो तरमीम चाहते हैं उनकी मुशावरत से ये हम तरमीम कर रहे हैं। बेहतर होता है कि सबके साथ मुज़ाकरात करते। पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में सियासत की है, सियासत। भाई साहब एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। मुजाहरे कराची में जारी हैं, कभी जमात इस्लामी का, कभी PTI का और कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। अभी PSP का मुजाहरा हो रहा है गवर्नर हाउस के करीब। अब मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा एक्ट मंजूर किया है जिसके ऊपर तमाम ही जमातें एक पेज पर हैं, लेकिन अलग अलग मुजाहरे कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त PSP के वाइस चेयरमैन शब्बीर कायम खानी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए शब्बीर साहब, ये मुजाहरे चल रहे हैं, कभी MQM कर रही है, कभी जमात इस्लामी कर रही है, PTI ने भी ऐलान किया है, आप आज मुजाहरा कर रहे हैं। ये सब एक ही पॉइंट पर हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है और अब ये एक्ट पास कर दिया है। मुत्तहिद होकर क्यों, एक होकर क्यों मुजाहरा या एहतजाज नहीं हो रहा? हेलो जी शब्बीर कायम खानी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप फैसल साहब जो आपने बात की है मुत्तहिद होने की, जी 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 जी, तो मुत्तहिद तो पहले कराची था ना, मुत्तहिद कराची था। मुत्तहिद होकर कराची में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिद होने के बावजूद आज जो पीपल्स पार्टी ने शरारत की है कराची के साथ और कराची वालों की जो हकूक तलब किए हैं, तो हमने तो पहले दिन से आवाज उठाई थी। अच्छा, दीगर पार्टियां तो आज मुत्तहिद हो रही हैं, आज इसके लिए आवाज लगा रही है इस बलदियाती बिल के लिए। में तो आपने देखा कि 2017 में भी इन्हीं कराची के जो इश्यूज थे, कराची के जो मसाइल पर बात
मुस्तफा कमाल साहब ने न सिर्फ बात की बल्कि एक हंगर स्ट्राइक की थी। यहाँ पर आपने देखा होगा सामने तकरीबन काफी दिन 15-20 दिन बैठे रहे इसके लिए, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने इस बात को नहीं सुना और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा एहतजाज किया, कब्रिस्तान से सीम हाउस की तरफ मार्च किया। तो वहाँ पे पुलिस गर्दी की गई और वहाँ पर शेलिंग के जरिए कारकुन को जख्मी किया गया। खुद मुस्तफा कमाल साहब को अरेस्ट किया गया, पुलिस की मोबाइल में बैठाया गया। इसी तरह अनीस कायम खानी साहब के साथ गया। मकसद पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने तो हमेशा कराची के मसाइल पर और अंदरूनी जो सिंध के जिला हैं उनकी आवाज उठाई है कराची हमेशा। अच्छा शबीर साहब ये बताइए कि आपके मुतालबात क्या हैं? जमात इस्लामी के जो मुतालबात थे वो तो पूरे हो गए और वो उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। आज आप अपना एहतजाज कर रहे हैं, आपके मुतालबात पीपल्स पार्टी से क्या हैं? क्या करे पीपल्स पार्टी जो आप धरना आज खत्म कर देंगे, एहतजाज खत्म कर देंगे? हमारे मुतालबात सिंपल से मुतालबात है हमारे। जी सर। 140A आइन के मुताबिक 1973 का दस्तूर जो आइन है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी बनाया हुआ इनकी हुकूमत के अंदर। उस आइन के अंदर 140A में क्लियर दर्ज है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियली जो इख्तियारात हैं वो दे दिए जाए सिटी गवर्नमेंट को सिंध, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा कर नहीं रही है। और उसकी आड़ के अंदर फिर मजीद अगर चलो कोई बेहतरी हो, इन्होंने 14 सालों को डिलीवर किया हो, कोई इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, चलो मान लेते हैं कि मजीद आप डिपार्टमेंट भी ले लें। आपने 18वीं तरमीम के तहत जो डिवेल्प होने से डिपार्टमेंट आप 18वीं तरमीम का फायदा भी उठा रहे हैं। आप वहाँ से PFC NFC से अपना हिस्सा तो लेकर आ रहे हैं आप PFC जी, आप नीचे डिवेल्प करने के लिए डिलीवर नहीं किया, आप आकर डिलीवर नहीं कर रहे, बिल्कुल आप अपने पास रखे हुए हैं। इसी किस्म के जो मसाइल थे उस पर आवाज उठाई हमने, तकरीबन 2 माह से हम आवाज उठाई रहे। कराची की आवाम के सामने हर जिला के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया जो हमारा जमहूरी और आईनी हक है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के बदमस्त वुज़रा जो है वो सुनने को तैयार है नहीं। तो लिहाजा ये नौबत क्यों पेश आई कि आज हम बिल्कुल आज रेड जोन ये प्रोटेस्ट। अच्छा ये बताइए शबीर साहब, ये बताइए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके साथ और आप समेत बहुत सारे लीडरान जमात इस्लामी के एहतजाज में गए, धरने में गए, उनका साथ दिया, आवाज़ बुलंद की। जमात इस्लामी ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया है, आप उसको कितने हद तक कामयाबी समझते हैं जमात इस्लामी की? देखिए जी जमीन साहब, इसमें कुछ हमें पता नहीं कि इसका मसौदा सामने नहीं आया है कि कौन से एग्रीमेंट हुआ है, कौन से उन्होंने मुतालबात अभी तक हम खाली मीडिया पे ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, जमात इस्लामी ने कोई मुआहिदा किया है उनसे तो जमात इस्लामी इसका बेहतर तौर जवाब दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ चलो मसाइल पे उन्होंने एग्रीमेंट उन्होंने किया भी है तो बहुत से दीगर और ऐसे मसाइल रहे हुए हैं जिसको वो इंशाल्लाह हम पूरे कराएंगे। तो बात सवाल ही पैदा था कि मुस्तफा कमाल ने भी यही कहा है कि कराची के इश्यूज के ऊपर और आवाम के इश्यूज के ऊपर कोई भी पार्टी बोलेगी तो हम बिल्कुल उस पार्टी का हम साथ देंगे। बरमला मुस्तफा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है। तो अभी भी जो इस वक्त कुछ दिनों पहले जो थी वहां पर यलगार की गई उसकी भी हमने मजम्मत की, खंडन की। कराची के मसाइल पर जो भी खड़ा होगा, जो भी पार्टी करोगी, हम उसके साथ हैं बिना मशरूत तौर पर। हम उनकी आगे नीड करें ना वो। असल बात यह कि सबको सियासत करनी है, सियासत के हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल कराची के मसाइल और दीगर जो जो आज गरीब चक्के में पिसी हुई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आप ये समझते हैं कि अभी बहुत सारे मसाइल बाकी हैं और आपका धरना जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब। तो ये सब आपने बात सुनी, इससे पहले भी हम मुख्तलिफ सियासतदानों से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मीडिया पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो ठीक काम कर रही है और कराची को डिलीवर कर रही है। आपके ख्याल में ये जो सारी जमातें अलग अलग धरने दे रही हैं और एक माहौल सा बन रहा है कि सिंध के अंदर डिलीवर नहीं हुआ, करप्शन बहुत है, गवर्नेंस मैनेजमेंट के इशूज़ हैं और सारी ही जमातें आ रही हैं मैदान में। अब आज असद उमर साहब ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा एहतजाज कैंपेन चला रहे हैं, अंदरूनी सिंध से वो कैंपेन चलाएंगे। क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है शाहिद जुतैई साहब आपको? सिंध में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है? फैसल साहब, ये जितनी भी जमातें पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं या जो मज़ाहमत कर रही हैं, ये बुनियादी तौर पर अपोजिशन की जमातें हैं और इनको ऐसा ही करना चाहिए। अपोजिशन की सारी जमातों को ऐसा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी मरकज़ के खिलाफ जो है लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो उसका प्रेशर तो आएगा। दूसरी बात यह है कि ये सारी जमातें जो हैं अलग अलग इसलिए कर रही हैं कि इनको कराची की सियासत पे कब्जा करना है, हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जगह बनानी है कराची में इन पार्टियों को, इसलिए अलग अलग कर रही हैं। ये एक दूसरे के साथ मिल भी नहीं सकती हैं, इनको अपनी अलग अलग पोजीशन बनानी है। और आवाम के साथ मुखलिस हो तो एक
पेज पर आ जाएं, सब एक ही जगह पे खड़ी हो जाएं। हाँ, ऐसा होगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सारी पीपल्स पार्टी समेत ये सारी की सारी जमातें जो हैं, इनमें कोई भी जमात एज ए होल पूरी कराची की तमाम कम्युनिटीज की नुमाइंदगी नहीं कर रही है, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। ये अपने अपने छोटे छोटे हल्कों में, अपने अपने वोट बैंक में अपना असर रसूख बढ़ाना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पूरे कराची को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पूरे कराची के मसले को कोई भी नहीं समझ रहा है। ये कराची की सियासत पे कब्जा करने का है और पीपल्स पार्टी चूंकि लॉन्ग मार्च करने जा रही है, उस पर दबाव बढ़ेगा। जहां तक जमात इस्लामी के साथ मुआहदा है, उसमें वो सारे मुतालबात पूरे हो गए हैं जो एमक्यूएम पहले कर रही थी, पीएसपी कर रही थी या मुहाजिर कौमी मूवमेंट कर रही थी। केएमसी नहीं, सबसे बड़ा उसमें मुआहदा तो ये है, वफाक से जो पैसा आ रहा है वो डायरेक्टली नीचे आए, मेयर के पास आए। पैसा जो है वो जा क्यों रहा है 18वीं तरमीम में सीएम के पास? असल में फाइनेंशियल पावर जो है वो मेयर के पास आए नहीं। एक मोटा सा सवाल है, आपसे ही कर लेता हूं, कल जमात इस्लामी के रहनुमा से भी किया था। शायद साहब सवाल सुने। जमात इस्लामी ने क्या वो हासिल किया जो जमात इस्लामी के जो मेयर रहे नेमतुल्लाह खान साहब, उनके पास जो पावर्स थी एज अ मेयर नाजिम, क्या जमात इस्लामी ने अपने धरने से वो सब कुछ हासिल कर लिया? नेमतुल्लाह खान साहब के पास भी ये पावर्स नहीं थी। नहीं हासिल किया ना, वो धरने से हासिल नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट, ये बहुत सारे मसाइल की हम बात कर रहे हैं, क्या सीपैक में होने वाला है, क्या हो रहा है कराची में, धरने हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किस तरफ जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो मैं बार बार कोशिश करता हूं उसकी अपडेट्स आपको देता रहूं, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा बन रहा है और उस ड्रामे के अंदर पाकिस्तान के फनकार भी हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्शन भी है। टर्की और पाकिस्तान मिलकर एक जॉइंट वेंचर के थ्रू एक ड्रामा बना रहे हैं और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से टर्की इस्तांबुल के करीब 250 एकड़ रकबे पर एक शहर आबाद किया जा रहा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी सिटी, और उस शहर के अंदर ये ड्रामा फिल्माया जाएगा। मज़े की और ख़ूबसूरत बात यह है कि इसमें 25% पाकिस्तानी अदाकार काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अमरीकी पाकिस्तानी हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, कैंसर के शोबे के अंदर उन्होंने बड़ी महारत हासिल कर रखी है। वो समझते हैं कि वो और उन जैसे बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि हमें इस साइट पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मुसलमानों के जो हीरोज़ हैं उनको जो है आगे लाना चाहिए और ये इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो चीज़ें चल रही हैं उसके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए। तो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा, इससे मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 3 अरब रुपए की लागत से तकरीबन ये ड्रामा बनने जा रहा है। बहुत सारे सवालात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अमेरिका से डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपसे ज़रा कुछ ऐसे सवाल करना चाहता हूं जो पाकिस्तान के अंदर आजकल बहस हो रही है कि ये कौन कौन से लोग आपने चुन लिए हैं, कहां से चुन लिए और बड़े बड़े अदाकार का है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो डिबेट हो रही है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? इतना बड़ा सिटी बना, 3 अरब रुपए इस पर लगा रहे हैं। जो ऑडिशंस थे वो किस मरहले में हैं? ड्रामे की जो शूटिंग है वो कब से शुरू हो रही है? क्या डिटेल्स हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब? जी फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका एक बार फिर आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे और मुझे इज्जत बख्शी। जहाँ तक आपका सवाल है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से, माशाल्लाह बहुत तेज़ी से इसके स्क्रिप्ट पर और इसके पूरे स्क्रीन प्ले पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और माशाल्लाह से मैं आपको ये खुशखबरी आपके चैनल के थ्रू तमाम नाजरीन तक पहुंचा दूं कि स्क्रिप्ट तकरीबन पहले सीजन का जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। मार्च के पहले हफ्ते तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे हाथ में मुकम्मल स्क्रिप्ट आ जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे जैसे स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है वैसे वैसे इसकी रोल आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है माशाल्लाह। और रोल आइडेंटिफिकेशन में तकरीबन 40 के करीब जो है मेन कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 10 कैरेक्टर्स पाकिस्तान से होंगे और 30 जो हैं वो इंशाल्लाह ताला तुर्की से होंगे। जिस तरह से हमारा प्लान है कि 25% अदाकार पाकिस्तान से लिए जाएंगे। अब जहां तक ऑडिशन का सवाल है, पाकिस्तान में ऑडिशन मुकम्मल हो चुके हैं। 61 लोगों को जो हैं वो गोल्डन टिकट मिले और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे उनके रोल्स आइडेंटिफाई होंगे, जिस तरह से लोग आगे उनकी जरूरत होगी उनको तुर्की बुलाया जाएगा और उनके रोल्स उनको समझा के ड्रामे का हिस्सा वो बनते चले जाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, साथ साथ ये भी हो रहा है कि तुर्की के जो अदाकार हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन। अच्छा। और उन तक स्क्रिप्ट वही मार्च के पहले हफ्ते में पहुंचेगा और मार्च का महीना वो स्क्रिप्ट को पढ़ने में और उसको समझने में और उसके अंदर अपने आप को ढालने में गुजारेंगे। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में इस ड्रामे की शूटिंग शुरू। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये ड्रामा तो बहुत ही तारीखी है, इसमें कोई शुबा नहीं, जो मतलब बड़ा इंतज़ार किया जा रहा है इस ड्रामे का। और जो ऑडिशंस हुए हैं, जो 61 नाम का आपने जिक्र लिया, मैं भी तस्वीर देख रहा था, वो नाम देख रहा था, उसमें पाकिस्तान के जो नामवर फनकार हैं, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, वो हिस्सा नहीं ले रहे। बड़े बड़े नाम हमारी फिल्मों के, हमारे ड्रामों के बड़े आर्टिस्ट वो हिस्सा नहीं ले रहे, इन 61 लोगों में शामिल नहीं है। उसकी वजह क्या है? भाई ये एक बहुत संजीदा और बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बात मेरी भी लोगों ने जो है मेरी गोशगुजार की और बहुत सी जगहों से मैंने सुना और देखा भी और पढ़ा भी कि लोगों को एतराज़ है कि पाकिस्तान के जो बड़े अदाकार हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो इस ड्रामे का हिस्सा क्यों नहीं है। इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ऑडिशन नहीं देंगे तो फिर आप उस ड्रामे का हिस्सा नहीं होंगे। और ये ज़रूर है कि हमें कहा गया है और ऐन मुमकिन है कि बाद में डॉक्टर जुनैद अली शाह जो कि इस ड्रामे के मेरे साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और फिर हम एक्ली फिल्म्स के डायरेक्टर अमेरिकॉनिक साहब के साथ बैठ के इस मौजू पे बात करें और कोई इसका हल निकालें, क्योंकि हमसे कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ बड़े नामों को इसमें ज़रूर डाला जाए ताकि उनकी शनाख्त पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह से पहले से मौजूद है, मजीद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके उनकी शनाख्त में इजाफा हो और वो पाकिस्तान के परचम को मजीद बुलंद करें। देखिए, अगर बड़े एक्टर्स नहीं आए ऑडिशन में तो इसमें हमारा क्या कसूर है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये मुल्क जो 74-75 साल से सिसक रहा है और परेशान है और यहाँ के अवाम हर वक्त एक बात की शिकायत करते हैं कि जनाब जान पहचान से और अपने वास्तों से और अपनी अच्छा डॉक्टर काशिफ चल नहीं है, लेकिन कुछ खवातीन सेलेक्ट हो गई हैं इन 61 जो हमारे पाकिस्तानी फनकार हैं, उनके ऊपर सोशल मीडिया में बड़े एतराज़ात हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारी फनकार है, लेकिन लोगों की तनकीद है। ऐसे फनकारों की सिलेक्शन भी हो गई है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर काशिफ भाई देखिए, अच्छा हुआ याद आ गया मुझे, आयशा उमर साहिबा और उशना शाह साहिबा और इस तरह के बहुत से बड़े बड़े नाम हैं कि जो आपके पिछले सवाल से मैं उसको मुंसलिक कर रहा हूँ इस जवाब को, कि वो तशरीफ लाए सारे लोग, वो एक प्रोसेस से गुजरे, उनको चंद लाइनें दी गई, उन्होंने ऑडिशन दिए, उसमें कुछ उनसे गलतियां भी हुई, कुछ अच्छाइयां भी हुई। अच्छा। और वो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद सिलेक्ट हुए। तो ये कहना कि कोई भी बड़ा नाम नहीं है, मैं शायद ये ज्यादती हो जाएगी। अच्छा। बड़े बड़े नाम भी मौजूद हैं और वो यकीनन अपने एक प्रोसेस से गुजर कर आए हैं और उन्होंने साबित किया है कि अगर आम इंसान इस पूरे प्रोसेस से गुजर सकता है तो हम भी गुजर सकते हैं। यही वो अलमिया है इस कौम का कि एलीट क्लास हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में एलीट क्लास है, हर डिपार्टमेंट में जान पहचान है, हर डिपार्टमेंट में एक दूसरे के टांग खींचने का मामला है। लेकिन हमने उसको बिल्कुल सिरे से खत्म कर दिया और हमने देखा कि बड़े बड़े एक्टरों ने भी धूप में खड़े होकर लाइनें लगाई हैं, पानी की बोतलें अपने बगल में दबा के खड़े हुए, पसीने साफ कर रहे थे। वो अक्टूबर का महीना, कराची और लाहौर में गर्मी कम नहीं थी। तो अगर ऐसा कुछ सिलसिला था तो उसकी वजह से वो साथ, लेकिन वो मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट हुए और जब वो मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट होंगे तो वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। तो ये मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं और आपके नाज़रीन चले ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और अहम, पाकिस्तान में जो ड्रामे होते हैं, जो हमारे ड्रामे हैं, उनके अंदर उर्यानियत बिल्कुल नहीं होती। हमारे ड्रामे, हमारे स्क्रिप्ट, हमारे फनकार जो पाकिस्तानी चैनल्स पे चल रहे हैं, किसी भी नेटवर्क का चैनल हो, हमारे ड्रामे बड़े हिट हैं। मैं उन चैनल्स नेटवर्क के नाम नहीं लेता, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अच्छा, टर्की के जो ड्रामे होते हैं उसमें बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप शायद फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं सिवाय उर्तुगुल के। सलाहुद्दीन अयूबी भी मुझे लगता है इसी तरह का होगा। दूसरा ये कि पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, इवन चैनल के मालिकान ये कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी अपना कल्चर को चेंज करें तो नेटफ्लिक्स जैसे नेटवर्क्स पे हमारे ड्रामे चले जाएंगे, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने कल्चर में। यहाँ पर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये ड्रामा आपका नेटफ्लिक्स पर चलेगा, उसमें वही मामलात होंगे या उर्तुगुल की तरह का ही इन्वायरमेंट होगा? फैसल भाई देखिए, मैंने पहले भी आपसे ये अर्ज किया कि हम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम कॉमन ग्राउंड पे बात करना चाहते हैं, हम कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहते।
लेकिन मसला हमारे कल्चर का, हमारे माशरे का ये है कि 75 वर्षों में हमने तालीम के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी। हम पढ़ते नहीं हैं, हम सीखते नहीं हैं, ना हम तारीख पढ़ते हैं, ना हम साइंस पढ़ते हैं, ना हम लिटरेचर पढ़ते हैं। इसमें तो कोई अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम, अगर ड्रामा इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हम कंटेंट कहां से बनाएंगे? हमारे पास वो दिमाग नहीं बचे जो आज से 30, 40, 50 साल पहले हुआ करते थे कि जिन कासिम जलाली साहब हुए, असगर नदीम सैयद साहब हुए, इस तरह बानो कुदसिया साहिबा थी, अशफाक अहमद साहब थे, जो तालीम के मैदान में सबसे आगे हुआ करते थे। अगर तालीम नहीं होगी तो फिर इस किस्म के जवाबात दिए जाएंगे ना बैठ करके टीवी चैनल्स के ऊपर कि जी हमारे कंटेंट में बेहूदगी नहीं होती, हमारे कंटेंट में जनाब गंदे गंदे सीन नहीं होते, इसलिए नेटफ्लिक्स नहीं लेती। ये ऐसी बातें नहीं है। बात ये है कि हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, हमारे पास कोई मौजू ही नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, हम रिसर्च नहीं करते, हम उन आंखों से नहीं देखते कि जो एक माशरे को सुधारने की आंखें हैं। देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि या अगर आपको माशरे को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आप एक चैनल के ओनर हैं, आप एक टेलीविजन एक्टर हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक सियासतदान हैं, तो फिर आपकी सोच भी वैसी होनी चाहिए। आप तालीम हासिल करें, आप रिसर्च करें, आप पढ़ें, आप चले लिखो की मौजू बहुत डिटेल से गुफ्तगू करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। एक तारीखी ड्रामा बनने जा रहा है। डॉक्टर काशिफ अंसारी को जब मैं कहता हूँ वो तफसीलात बताते हैं। बेचैनी से इंतज़ार है कि अर्तुगरुल तो बहुत दुनिया में पॉपुलर हुआ, इमरान खान साहब ने उसको जिस तरह से पुश किया हुआ, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इमरान खान साहब पुश कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि चूँकि पाकिस्तानी अदाकार और पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इसके अंदर शामिल हैं, तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी और ख़ास तौर पे जो दुनिया भर में मुसलमानों का एक मकाम है उसको हासिल करने के लिए ये ड्रामा बड़ा कारआमद साबित होगा। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।